हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेशो एनालिसिस की। रेशो एनालिसिस एक ऐसी टर्म जो प्रैक्टिकली वे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों उसके मीनिंग को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए सबसे पहले उसकी थ्योरी भी हम जानेंगे कि रेशो एनालिसिस होता क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेशो एनालिसिस कितना बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा रेशोज़ आती हैं, एटलीस्ट 25 से लेकर 30 के बीच बीच में आप रेशोज़ को करोगे। सो इतनी सारी रेशोज़ एक साथ तो हम नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैं पार्ट वाइज कराता जाऊंगा और आप साथ साथ में समझ लेना ताकि आपको बाद में मुश्किल ना आए। दोस्तों, आपको लग भी रहा होगा कि इतनी ज़्यादा रेशोज़ के फॉर्मूले को हम कैसे रिवाइज़ करेंगे। दोस्तों, कोई चीज़ रिवाइज़ करना नहीं है, आपने बस समझना है। आपको समझ आ गया तो आप उस चीज़ को अपने आप बना सकते हो। आज मैं आपको यही तरीका अपनाने के लिए कहूँगा। मैं आपको नाम से क्लियर कर दूंगा, रेशो के नाम से क्लियर हो जाएगा आपको कि उसका फॉर्मूला क्या है और कैसे हम उसे फाइंड आउट करेंगे ईजी वे से। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि रेशो एनालिसिस होता क्या है और इसे कैसे हम प्रैक्टिकली वे से कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर कोई नया है मेरे चैनल पे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल बटन दिया है उसे भी दबा ले। और साथ साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर देता रहता हूँ कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस का मीनिंग आ रहा है, जो आपको पता है कि दो वर्ड का मिक्सचर है, रेशियो प्लस एनालिसिस। अब दोनों के मिक्सचर को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रेशो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। यानी बिजनेस के बीच में जो फाइनेंशियल फैक्टर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल फैक्टर्स आते हैं, उनके बीच में जब रिलेशनशिप की हम स्टडी कर लें तो उसे हम रेशो एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझाता हूँ कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, यानी जब हम स्टडी करते हैं किसकी, रिलेशनशिप की, किसके बीच में, फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशो एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के ऊपर। आपको क्लियरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ऊपर से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिकल है। सो आप बस ये समझो कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है मेन। सो अगर आप रेशो एनालिसिस की टेक्निक को यूज़ कर रहे हो तो आपकी सबसे पहली एडवांटेज है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंप्लीफाई वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। यानी आपको डीपली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि करंट एसेट इतनी थी इसलिए ये हुआ। आप जस्ट रेशो शो कर दो, 2:1 आई है, इट मीन्स आप डबल है आपकी एसेट्स लाइबिलिटी से। इससे क्या पता लग जाएगा यूज़र्स को कि आपकी जो कंडीशन है बिज़नेस की वो बहुत अच्छी है, आपकी एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से, यानी आप अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो और वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी वे में, सिंप्लीफाई वे में दूसरों को प्रेजेंट करके अपने बिज़नेस की ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। आगे आ रहे हैं हेल्पफुल इन प्लानिंग। दोस्तों, आपको सबको पता है कि रेशो एनालिसिस की एक ऐसी टेक्निक है जो आपको रिलेशनशिप बता रही है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल फैक्टर्स में। तो इससे क्या होगा, आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देख सकोगे, आप अपनी सॉल्वेंसी रेशो देख सकोगे, आप अपने करंट रेशो देख सकोगे। डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ आपको हेल्प करेंगी, कितना आपका सेटिस्फैक्ट्री रेशो बनी है, कितनी आपकी डाउन रेशो गई है, यानी जिसमें आपको खतरा है। सो उससे क्या होगा, आप अपनी प्लानिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हो और इसी तरीके से रेशो एनालिसिस आपकी हेल्प करता है किस चीज़ में, प्लानिंग करने में। अब दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ इजी इंटर फर्म कंपैरिजन और इजी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दोनों का मीनिंग आपको क्लियर है वैसे, लेकिन फिर भी बताते हैं कि इंटर फर्म मीन्स कि जब आपने दो फर्म के बीच में अपने यूनिट्स को कंपेयर किया तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन है, और जब आपने सेम फर्म में डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर किया तो वो क्या है, दैट इज़ इंट्रा फर्म। यानी जब सेम फर्म की बात आए तो वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है, जब डिफरेंट फर्म के बीच में आप कंपेयर करो तो वो इंटर फर्म आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर है। अब रेशो एनालिसिस कैसे हेल्प करता है कि अगर आप करंट रेशो ईजी से देख सकते हो कि हाँ मेरी करंट रेशो 2:1 है, तो डिफरेंट दूसरी फर्म की कितनी आई, 1:2। सो इन दोनों के कंपैरिजन ने हमने क्या किया, पता लगा लिया कि उस फर्म की जो कंडीशन है वो हमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो इसलिए ईजी हो गया जानना विद द हेल्प ऑफ रेशियो कि इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या है। अब दोस्तों बढ़ रहे हैं लिमिटेशन की ओर, जिसमें सबसे पहली आती है प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस मींस प्राइजेस में इतना चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है,
कि हमें नहीं पता चल रहा कि एक्यूरेट डाटा कौन सा है, यानी एक्यूरेट डाटा हमें नहीं मिल पाता और उससे में कैलकुलेशन गलत हो जाती है और इससे जो असल में वैल्यू आनी थी, पोजीशन आनी थी बिज़नेस की, वो नहीं मिल पाती। सो इसलिए यही एक कारण बन जाता है, लिमिटेशन बन जाती है जो रेशियो एनालिसिस में मुश्किल कर देती है कैलकुलेशन करने में। अब उसके बाद आता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। रेशियो एनालिसिस हमें ये बता देता है कि उसकी रेशो क्या है, यानी मैंने कहा करंट रेशो 2:1 है। सो 2:1 देकर हमने ये पता कर लिया कि डबल है करंट एसेट्स, यानी 2:1 मीन्स करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटी। अब ये तो पता लग गया कि करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटी, बट उसमें क्वालिटेटिव यानी उसमें ये नहीं बताया गया कि करंट एसेट ज़्यादा होने से क्या होगा, लायबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, यानी अगर इक्वल आता तो कैसे होता, कम आता तो क्या होता। ये सारी चीज़ें इसमें इग्नोर की जाती हैं, यानी जो असल में क्वालिटी बतानी होती है रेशोज़ ने, वो नहीं बता पाती। सो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। अब विंडो ड्रेसिंग आ जाता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, एक दिखावा करना, यानी अंदर खींच लेना। विंडो ड्रेस हम कर देते हैं, कई दुकानदार ऐसे होते हैं, अगर सिंपल एग्जांपल है लाइफ में, तो वो बाहर बाहर सजावट करके जब हम अंदर जाते हैं तो उनमें कुछ नहीं होता। सिमिलरली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में दिखावा करते हैं कि एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, यानी रेशो को जानबूझकर हम क्या कर देते हैं, 2:1 लिख दिया, करंट रेशो लिख दी 2:1। दूसरों को लगा कि चलो डबल है, इन्वेस्ट करते हैं। बाद में पता लगा कि उन्होंने क्या किया हुआ था, विंडो ड्रेस किया था कि अंदर आके बस इन्वेस्ट कर लें, उसके बाद हम संभाल लेंगे। सो इस तरीके से ये भी एक लिमिटेशन बनती है। अब हिस्टोरिकल एनालिसिस मीन्स पास्ट इन्फॉर्मेशन, ये हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन है कि हमें डाटा अच्छे से करंट वाला नहीं मिल पाता। हमें हमेशा डाटा किस चीज़ का मिलता है, हिस्टोरिकल यानी पास्ट। तो उस बेस से हम क्या कर लेते हैं, रेशियो एनालिसिस को किस एनालिसिस के किस एनालिसिस के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो पास्ट एनालिसिस से हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कभी अच्छे से नहीं मिल पाती, इसलिए ये भी एक बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है। दोस्तों जो साइट पे दिया है, द यूजफुलनेस ऑफ रेशियो एनालिसिस डिपेंड ऑन, यानी रेशियो एनालिसिस कब अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी क्या फैक्टर्स इसमें ज़रूरी देखना होगा कि एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखो क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फिर डाटा जो है वो रेलिवेंट सेलेक्ट करो, तभी रेशियो एनालिसिस सक्सेसफुल बनेगी। देन डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट रेशो, फिर अप्रोप्रिएट रेशो डिसाइड करो कि कौन सी हमने निकालनी है, यानी लिक्विड ज़रूरी है, करंट रेशो ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी है। देन कंपेयर कैलकुलेट रेशो, फिर कंपेयर भी करो कि जो रेशो निकाली है वो सही है कि नहीं है, तभी आपको फ़ायदा होगा। देन इंटरप्रेट, फिर दूसरों को बताओ कि हाँ रेशो ये बनी, ताकि वो उस रेशो को देखकर आपके बिजनेस में आकर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और आपको फ़ायदा दें। अब दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें आती हैं बैलेंस शीट रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो और इंटर स्टेटमेंट रेशो। यानी डिफरेंट स्टेटमेंट में जो रेशो तैयार की जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट को जानने के लिए, और बैलेंस शीट मीन्स पोजीशन स्टेटमेंट, या आपकी पोजीशन क्या निकली, फाइनेंशियल पोजीशन, उसको जानने के लिए। ये पुरानी हो चुकी हैं, अब इसकी और हमने ध्यान नहीं देना, हमने देना है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में वहाँ पे हमने 3 पढ़ी हैं, यहाँ पे 4 हैं, 4 हेडिंग के अंदर हमने आगे रेशोज़ को पढ़ना है, और ये सारी रेशोज़ बहुत ज़्यादा आगे सब पार्ट्स में डिवाइड हैं। सो इसलिए दोस्तों एक साथ तो आज हम नहीं करेंगे। सबसे पहली जो रेशो है लिक्विडिटी रेशो, उसमें 3 रेशोज़ आती हैं, करंट, एसिड टेस्ट रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इन चीज़ों को आज हम करेंगे और विद द प्रैक्टिकली फॉर्म करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि लिक्विडिटी रेशो होता क्या है। ये चारों हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बेस्ट सबसे पहली करने वाले हैं, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशो। उसका मीनिंग क्या है कि मेयर द एबिलिटी ऑफ द यूनिट, यानी जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो क्या वो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा है, और ये भी बताना कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है आपकी या वीकनेस है। यानी आपके बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस यानी शॉर्ट टर्म वेज आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है, क्या आप शॉर्ट टर्म में अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हो या वीकनेस आपकी बनी हुई है। ये कहाँ से पता लगता है बिजनेस को, लिक्विडिटी रेशो से, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो उनको बताती हैं कि आप शॉर्ट टर्म केस में वीकनेस पे हो या स्ट्रेंथ पे हो, क्या आपकी एबिलिटी बनी है उस चीज़ को पूरा करने में या नहीं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मीनिंग हो गया आपको क्लियर। अब इसमें जो रेशोज़ हैं, सबसे पहली रेशो क्या है, करंट रेशो। अब करंट रेशो नाम से, दोस्तों मैंने कहा था नाम से बताऊंगा आपको, अब नाम से जानो कि ये करंट रेशो क्या है और कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब
करंट रेशो मीन्स करंटली रिलेट करना, शॉर्ट टर्म रिलेट करना किसके साथ। अब शॉर्ट टर्म मीन्स हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, हम एसेट्स के टाइप पढ़ते हैं जिसमें आती है करंट एसेट और जिसमें आती है एक करंट लायबिलिटी। अब करंट के बीच में आपने पढ़ा एसेट और लायबिलिटी, अब वही चीज़ों को मिलाकर आपका फॉर्मूला बनेगा। लेकिन उससे पहले बात कर रहे हैं करंट रेशो का मीनिंग क्या है कि रेशो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, देखो जो मैंने पहले बताया वही चीज़ आ गई। समझा कैसे दोस्तों कि करंट रेशो मैंने अभी बताया कि करंट वर्ड को ले लिया आपने। अब करंट वर्ड में क्या आता है, करंट एसेट आती हैं, करंट लायबिलिटी आती है, उसी को मीनिंग बनाया हुआ है और इसी का फॉर्मूला बनेगा। वो कैसे है आगे बता रहा है कि मीनिंग आपने देखा कि रेशो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड लायबिलिटी। करंट एसेट और लायबिलिटी के बीच में जब रिलेशनशिप आपने देखा तो वो क्या है, करंट रेशो। अब उसे हम किस नाम से और जानेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशो से भी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, इसलिए इस रेशो को हम ये भी वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैलकुलेट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को फर्म पे कर सकता है, इस चीज़ को जानना, और क्या उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ में है या वीकनेस में, इस चीज़ को भी देखना। यानी करंट रेशो जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, आप इस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो कि हम जान सकें कि क्या बिजनेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकता है, क्या उसकी उस चीज़ में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। वो कहाँ से पता लगेगा उसको, करंट रेशो से। अब करंट रेशो मैंने बताया करंट एसेट ओवर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला भी यही बन जाएगा। आप देख रहे हो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो रेशो बन जाएगा, क्योंकि रेशो का मतलब ही क्या होता है, 1/2 हो गया, यानी 1:2 मतलब 1 डिवाइड में हम लिखते हैं। सो इसलिए करंट रेशो मीन्स करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। सो इस चीज़ के फॉर्मूले को हम समझ गए। आगे आ रहा है दोस्तों करंट रेशो। करंट रेशो जो हमने पीछे पढ़ा है कि उसमें दो पार्ट्स आते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब उस चीज़ को भी समझो। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला तो बताया है, लेकिन उस चीज़ को सबसे पहले जानना होगा कि करंट एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं। करंट एसेट मीन्स एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट टाइम। जो एसेट शॉर्ट टाइम में ही कैश में बदल जाए उसे हम करंट एसेट कहेंगे। और करंट लायबिलिटी मीन जो शॉर्ट टाइम में ही आप पे कर सको, यानी अगर कोई लायबिलिटी उसे हम 2 साल या 3 साल तक नहीं पे कर पाए, वो इसके अंदर नहीं आएंगी। यानी वो लायबिलिटी जो उसी समय पे हो रही है उसे हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। और वही बात आ गई। अब वर्किंग कैपिटल मैंने पीछे बताया था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और यही उसकी शॉर्ट फॉर्म्स है और फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है, मैंने बना के दिखाया हुआ है। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी रेशो बनेगी, ये रेशो है इसलिए ओवर आया। और कैसे आया, आपको दो कंपोनेंट्स जो दिए हैं इसके अंदर वहीं से फॉर्मूला बना। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को एक इलस्ट्रेशन के बेस से समझो। अब इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, ये आपके सामने सम है, करंट रेशो निकालनी है, करंट रेशो का फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखो कि कैश इन हैंड, बैंक डेटर, आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, करंट एसेट कौन सी हैं और लिस्ट लायबिलिटी। आपको अगर इस चीज़ की लिस्ट चाहिए, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी की लिस्ट चाहिए, वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप ले सकते हो और आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएंगी, एसेट कौन कौन सी हैं करंट वाली और करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब फिलहाल आप समझो, मैंने मीनिंग बता दिया, बस आपको मीनिंग से जानना होगा कि करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं। अब बात कर रहे हैं कैश इन हैंड, बैंक डेटर, प्रीपेड, क्रेडिटर और पेएबल। अब आपके सामने हमने क्या करना है, करंट एसेट निकालनी सबसे पहले। अब कैश इन हैंड मीन्स आया और गया, बैंक मीन्स आया और गया, यानी आसानी से हम उसे कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो एसेट में आएंगी। डेटर्स भी हमारी ऑलवेज एसेट्स होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक तरीके से करंट एसेट है, क्योंकि आपने एडवांस में कोई खर्चा पे कर दिया है। सो वो चीज़ आपके लिए तब क्या है, रिलैक्सेशन है, इसलिए आपकी वो एसेट है, कौन सी, करंट एसेट। ये चारों चीज़ें आपने क्या की, ऐड कर दी, तो वो आपका क्या बन गया, करंट एसेट। और लास्ट में आपने तो दो चीज़ें बची थी, क्रेडिटर जो लायबिलिटी हैं और बिल पेएबल, उसी समय आपने पे कर देना है, यानी देने वाला पड़ा हुआ है, लेकिन आप जल्दी पे कर दोगे उस चीज़ को, क्योंकि बिल पेएबल है तो आसानी से जल्दी पे हो जाएगा। सो करंटली आपने उस चीज़ को पे कर दिया, यानी उसी समय। बिल पेएबल का मीन्स उसी साल में आपने उस चीज़ को जल्दी से पे कर देना है, तो वो चीज़ क्या है, करंट लायबिलिटी। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है तो वो करंट लायबिलिटी बनेगा। अब दोनों को जब आपने ओवर में, यानी एक
फॉर्मूला में फिल किया तो वो क्या रेशियो बनाएगी, 50,000/25, दैट इज़ 2:1। सो 2:1 क्या सेटिस्फैक्ट्री शो कर रहा है? यस, सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी मीन्स 2 करंट एसेट है और 1 करंट लाइबिलिटी। सो इस तरीके से करंट एसेट ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से, और ये बहुत बेनिफिट है किसके लिए? बिजनेस के लिए। सो इसलिए दोस्तों ये करंट रेशियो का आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं जिसके साथ आ रहा है, दैट इज लिक्विड रेशियो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। इसके 3 नेम हैं। आप जस्ट देखो कि आपको ये 2 नेम तो चलो याद करने हैं, कर लो, लेकिन आप जब लिक्विड रेशो को पढ़ रहे हो तो आपके सामने नाम में ही है लिक्विड, सो लिक्विड एसिड आएगा। अब फ़र्क ये है कि लिक्विड एसिड और लिक्विड लाइबिलिटी होता क्या है, वो भी हम करेंगे। अब बात कर रहे हैं लिक्विड लाइबिलिटी की, तो वो करंट लाइबिलिटी ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सारा सेम का सेम रहेगा, लेकिन लिक्विड एसिड का मतलब कुछ अलग है। अब ये क्या है ये समझो, करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। वो करंट एसेट जो कैश में हमने पढ़ा था, वो एसेट जो कैश में कन्वर्ट करें उसे हम करंट एसेट कहते हैं। अब जो करंट एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएं तो उसे हम लिक्विड एसेट कहते हैं। सो ऑल करंट एसेट्स आर टेकन एज अ लिक्विड एसेट हम ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ों को छोड़कर। वो कौन कौन सी हैं? पहली है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हमने कभी भी लिक्विड एसेट नहीं मानना, और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों नहीं उसे भी मानना? क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉट कन्वर्जन इन कैश क्विकली, हमने वहाँ पे वर्ड क्या लिया है? क्विक रेशो। अब यहाँ से समझो दोस्तों कि क्विक रेशो क्यों नाम दिया गया इसे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्विकली कर दें तो वो चीज़ क्विक रेशो के अंडर आ जाती है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विकली तो होते नहीं हैं, लेकिन करंटली हो जाते हैं, सो इसे करंट एसेट माना जाता है, लेकिन लिक्विड नहीं माना जाता। अब दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला वही बनना है, हमने पीछे क्या किया था, मैंने आपको बताया था, जो उसका मीनिंग है, जो उसका रेशो के अंदर नाम बना हुआ है, वही उसकी क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला पीछे हमने किया था करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे लिक्विड लाइबिलिटी तो मैंने कहा करंट लाइबिलिटी ही लिखेंगे, सो वो तो सेम रहेगा, लेकिन अब सी ए की बजाय हमने एल ए दैट इज़ लिक्विड एसेट लिखना है, जिसका मीनिंग आपको दिखा दिया मैंने ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर हमने क्या करना है, सारी चीज़ें ले लेनी है। सो इसके लिए दोस्तों मैंने एक प्रैक्टिकल भी तैयार किया है, ये रहा वो प्रैक्टिकल आपके सामने। अब ये जो इलस्ट्रेशन है उसको कैसे करना था ये आपको बता देता हूँ। अब ये आपके सामने एक सम बनाया हुआ है और इसमें आपको कहा गया है कि लिक्विड रेशो निकालनी है। अब लिक्विड रेशो को आपको पता है कि लिक्विड एसिड चाहिए। अब लिक्विड एसिड निकालनी है सबसे पहले, ये देखो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला आपके सामने है। अब लिक्विड एसिड निकालनी है जिसका मीनिंग क्या है, करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी करंट एसेट। अब ये देखो क्वेश्चन बनाया भी ऐसे ही गया है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या है, फिक्स्ड, सो ये चीज़ें नहीं लाएंगे, ये ध्यान दे देना क्योंकि फ़िक्स भी होती हैं। अब प्लांट एंड मशीनरी आपके पास बहुत टाइम तक रहती हैं, सो ये फ़िक्स हैं, ये नहीं लेंगे। कैश इन हैंड मैंने पीछे बताया था, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, डेटर्स भी हैं। अब ये देखो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये अगर करंट एसेट के अंदर आती हैं तो इसे माइनस करो। तो माइनस हमने यहाँ पे किया, हमने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब दोनों को माइनस करने के बाद क्या आया, 35,000 आपके पास लिक्विड एसेट निकल आई। अब करंट लायबिलिटी के अंदर भी ध्यान दो, यहाँ पे आपको इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर्स और संडे क्रेडिट। अब मैंने कहा करंट लायबिलिटी, अब करंटली मीन्स सिर्फ क्रेडिटर्स। अब ये 3 चीज़ें नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि शेयर कैपिटल भी आपका क्या होता है, फिक्स होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका हमेशा साल के बाद यानी फिक्सली तैयार किया जाता है, फिक्स्ड वे में। और 12% डिबेंचर्स भी आपका लॉन्ग टर्म सोर्स है। सो इसलिए ये 3 चीज़ों को भूल जाओ। अब बचे हैं करंटली जो क्रेडिटर्स हैं वो कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सो इसलिए एक ही लाइबिलिटी बनी है, वो क्या है, सन्ड्रे क्रेडिटर्स। और वही चीज़ को हमने फिल किया, तो आपकी रेशो बनी 3.5:1, दैट इज़ एक ऐसी सेटिस्फैक्ट्री रेशो जिसने हमें ये बता दिया कि करंट एसेट लिक्विड एसेट में कैसे क्विकली कन्वर्ट की जा सकती हैं। अगर वो क्विकली कन्वर्ट की गई तो कैश ज़्यादा आएगा, सो इसलिए आपकी रेशो बता रही है कि आपके पास लिक्विड एसेट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटी। सो इसलिए आपका बिजनेस है जो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री बन रहा है इस केस में। सो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रेशो है। यहाँ तक आपको पता लग गया क्विक रेशो कैसे निकालनी है, लिक्विड रेशो कैसे निकालनी है, या फिर एसिड टेस्ट रेशो कैसे
निकालनी है। अब लास्ट रेशो दोस्तों आपके सामने है, जो बहुत कम आती है, एब्सोल्यूट रेशो, लिक्विड रेशो। उसको हम कैश रेशो के नाम से भी जानते हैं। और उसका फॉर्मूला भी दोस्तों कैसे बनाना है, देखो अब लिक्विड तो वर्ड आया ही है, लिक्विड एसेट के रिलेट तो करना ही करना है, लेकिन अब एब्सोल्यूट वर्ड है। अब इस चीज़ का मीनिंग समझो, बाकी रेशो सेम रहेगी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अब एब्सोल्यूट ने कुछ पंगा पाया है, पंगा डाला है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये समझो कि फॉर्मूला आपके सामने है, मैंने कहा वही फॉर्मूला रहेगा। अब लिक्विड एसेट ओवर करंट लायबिलिटी तो सेम फॉर्मूला है, सेम ही आपके सामने है, लेकिन अब वर्ड निकला है एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे कुछ चेंज है, वो क्या है, देखो दो चीज़ें हमने इसमें नोट आउट करनी है। वो क्या है कि डिलीट रिसीवेबल फ्रॉम द लिक्विड एसेट एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट। बैड डेट होने की वजह से एब्सोल्यूट मीन्स वही चीज़ें लेनी है जहाँ पे आपको डर नहीं है, जहाँ पे आपका पैसा डूबे मत, वही चीज़ें। सो अगर आपको लगता है कोई बैड डेट है तो आपने क्या कर दिया, वहाँ से रिसीवेबल माइनस कर दिए, यानी रिसीवेबल आप लिक्विड एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में नहीं लोगे, लेकिन उसने कह दिया कंसीडर्ड मॉनेटरी एसेट। अगर कोई पैसे वाली टर्म है उसे हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि एज दे कैन नॉट रिलीज्ड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड से पहले उसे हम रियलाइज नहीं कर सकते, और ना ही हम उसे पे ऑफ कर सकते हैं मैच्योरिंग डेट से पहले पहले। सो इसलिए मॉनेटरी एसेट हम ले लेंगे एज़ कम्पेयर टू रिसीवेबल। यानी ये दो चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ है, बस आपने रिसीवेबल नहीं लेने। अब ये रहा दोस्तों आपके सामने वो सम जो मैं आज आपके सामने करूँगा, और कैसे करूँगा ये आप देख लेना। दोस्तों आपके सामने आपको तीन चीज़ें दी हैं, करंट रेशो दी है, एसेट टेस्ट रेशो दी है, और वर्किंग कैपिटल दी है। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको निकालना क्या है, सी ए, दैट इज़ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट। अब अगर मैं यूज़ करता हूँ करंट रेशियो का फॉर्मूला, ध्यान से समझना, मैं पहले नहीं जान सकता कि उसमें लेट करना है कि नहीं करना। वो कैसे पता लगेगा, देखो करंट रेशियो थी, मैंने कहा चलो गिवन है, मैं पहले इसका फॉर्मूला लगा लूँ, लेकिन अब मुझे पता है ये दोनों चीज़ें तो दी नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, 2.8 सी ए ओवर सी एल। अब मैंने लेट वाला सिस्टम नहीं लेना, मैंने लेट वाला सिस्टम लेना ही नहीं है। क्यों लेना है, वो चीज़ें बुक वाले करते हैं, यहाँ पे आप लेट कर सकते हो, लेकिन अब ये देखो कि मैंने लेट नहीं करना, कैसे नहीं किया, देखो अब मैंने क्या किया, करंट एसेट की वैल्यू निकाल दी। मैंने कहा चलो करंट एसेट मैं ले लेता हूँ 2.8 सी एल, लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बाद। अब सी ए की वैल्यू को मैंने क्या किया, नंबर 1 दे दिया। अब नंबर 1 आने के बाद अब मेरी दूसरी रेशो क्या है, एसेट टेस्ट रेशो, इसे रुक जाओ अभी, क्योंकि वो लिक्विड एसेट बाद में निकालनी। लेकिन अब आता है वर्किंग कैपिटल, इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, अब काम बन सकता है मेरा। कैसे, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, सी ए माइनस सी एल। अब सी ए माइनस सी एल है तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू भी गिवन है 1,62,000, इक्वल टू सी ए की वैल्यू आ गई ऊपर 2.8 सी एल माइनस सी एल, यानी करंट लाइबिलिटी। अब सी एल आपको पता है कि एक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2.1 है, यानी आप इजी वे से इसे अब कैलकुलेट कर सकते हो, यानी मुझे लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपके सामने है, यहाँ बन के आया 1.8 सी एल। अब कैलकुलेट करने की बारी आ गई, तो दोस्तों 162,000 ओवर 1.8, दैट इज़ आपके सामने अब निकल आया सी एल 90,000। अब 90,000 आपकी वैल्यू ये आ चुकी है, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ, जो मैंने नंबर लगाया था, दैट इज़ नंबर 1 इक्वेशन। तो नंबर 1 इक्वेशन में अगर मैं इसे फिल आउट करूँगा तो 2.8 मल्टीप्लाई सी एल की वैल्यू कितनी आई, 90,000। अब 90,000 इसकी वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया, अब कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी दोस्तों 2,52,000। क्या वैल्यू बनी, दैट इज़ 2,52,000। अब यहाँ तक आपको दोस्तों करंट एसेट भी निकल आया है, यानी ये करंट एसेट निकल आई है और ये करंट लाइबिलिटी निकल आई है। अब लास्ट में जो बचा है दैट इज़ लिक्विड एसेट, तो हम उसे भी निकाल लेते हैं। अब देखो एसेट टेस्ट रेशियो का मतलब क्या था, अब एसेट टेस्ट रेशियो ATR जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। अब ये चीज़ आ चुकी है, ये आज आ गया है ना आपके पास, तो ये चीज़ आ गई है, तो ये भी चीज़ गिवन है। अब निकाल लो आगे, ये देखो 1.5 लिक्विड एसेट निकालना है, करंट लाइबिलिटी आपके पास है 90,000, क्या बनेगी, LA इज इक्वल टू 90,000 1.5।
अब 1.5 आपके सामने क्या आया, दैट इज़ ये इक्वेशन का आंसर आ गया आपके पास 1,35,000। यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हो गया है। और यही सम एक तरीके का मैंने बस वैल्यू चेंज करके आपको बताने की कोशिश की है। और ये रहा दोस्तों वो क्वेश्चन जो मैंने आपको एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए बताया है कि ये आप कर सकते हो। वही चीज़ें निकालनी है, लिक्विड रेशो आपको दे दी, करंट रेशो आपको दे दी, वर्किंग कैपिटल आपको दे दी, और आपने वही 3 चीज़ें निकालनी है। और इससे आपको ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। ठीक है दोस्तों, आपको हर बार ऐसा क्वेश्चन देता जाऊँगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।